नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की हमारी इस पहली क्लास में, छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस पहली क्लास में, जिसमें हम बेसिकली दो यूनिटों को समझेंगे। पहला है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय और दूसरा है छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है, अर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, इसी क्रम में हम समझेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक राज्य मतलब ऐसा राज्य जो समुद्र को नहीं छूता और जो किसी दूसरे देश की सीमा में भी नहीं है। जैसे मान लीजिए पंजाब है, वो पाकिस्तान से टच करता है, तमिलनाडु है वो समुद्र से टच करता है, बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ बीच में है। मतलब हमारा राज्य ना तो समुद्री तट को छूता है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार है हमारा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर तक। अब ये समझिए, कभी कभी ना सवाल घुमाने के लिए पूछ देता है। एक बार मेरे को याद आ रहा है प्रीलिम्स में भी पूछा था, उत्तर का मतलब क्या है। देखिए क्या होता है कि ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ ये 0 डिग्री रेखा है, इसके जस्ट ऊपर 1 डिग्री रेखा है, फिर 2 डिग्री रेखा है, फिर 3 डिग्री रेखा है। तो जब ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं, और नीचे भी यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है। तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री उत्तर और इसको बोलते हैं 1 डिग्री दक्षिण। मतलब आपके सामने अगर उत्तर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। तो कभी कभी पीएससी में फंसाने के लिए पूछ लेता है कि उत्तर मतलब क्या है, या वो आप ये रटे रहते हो 17 डिग्री 46 और 24 डिग्री 5, तो वो आपको उत्तर दक्षिण तो पता रहता नहीं है, तो यहाँ पे दक्षिण लिख देता है। तो वो ध्यान से देखना कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, भारत भी पूरा पूरा उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कमेंट में ये बताइए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो बताइएगा आप, ठीक। और इसी से आप समझोगे। कभी कभी आप ये भी कंफ्यूज हो जाओगे, अब हम ऊपर हैं तो मान लो ये छत्तीसगढ़ है, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ नहीं है, तो नीचे होगा 17 डिग्री 46 मिनट और ऊपर होगा 24 डिग्री 5 मिनट, दोनों होगा उत्तर में। दूसरी चीज़ है कि जो देशांतरी विस्तार है, ऐसे ही दुनिया को पूरब और पश्चिम में भी बांटे हैं। तो हम लोग, आपको पता होगा, पूर्व के देश हैं, जो अमेरिका है, यूरोप है, ये पश्चिम के देश हैं। तो इसीलिए पूरब है। तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 84 मिनट पूर्व तक। तो अगर यहीं पे आप समझो, एक सवाल भी आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बराबर है कि कोई ज़्यादा है, कोई दूसरा ज़्यादा है। तो देखो ये कितना है, ये करीब 4 डिग्री है, 80 से 84 अपन देखें, और ये करीब कितना है, 7 डिग्री है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो देशांतरी विस्तार से ज़्यादा है, और वो दिखता भी है। छत्तीसगढ़ ऐसे है तो अक्षांशीय ऐसे विस्तार है, और देशांतरी ऐसे है तो अक्षांश ज़्यादा है ना हमारा, वो आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगला है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये करीब है 700 से 800 किलोमीटर। ये सब ना कभी कभी अब कोई नापता नहीं है, लेकिन आप अंदाज से भी, जैसे आपको अगर ये भी पता है कि रायपुर से जगदलपुर कितना है, रायपुर से अंबिकापुर कितना है, तो टोटल जोड़ लो, इसी के आसपास आता है। तो इस टाइप का भी आप सोच सकते हो। फिर है पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, तो ये करीब 400 से 500 किलोमीटर है। मतलब ऐसा अगर हम समझें तो छत्तीसगढ़ कि ये जो है ये 700 से 800 है लंबाई, और अगर हम ऐसे देखें तो ये जो चौड़ाई है वो करीब 400 से 500 है। अब ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा डब्बा नहीं है ना। छत्तीसगढ़ ऐसा बना है कि यहाँ भी ऊंचा है, इधर भी निकला है, इधर भी गरियाबंद निकला है। तो इसलिए इस टाइप का हम रेंज देखते हैं, आंसर में भी रेंज ही आती है। औसत ऊंचाई कितनी है हमारी समुद्र तल से, तो औसत भी रेंज ही है। कहीं आपको मिलेगा लगभग 500 मीटर, लेकिन ये रेंज है करीब 300 से 600 मीटर। रायपुर की एक बार पूछ चुका है, तो रायपुर की करीब 298.15 मीटर। तो ये रेंज अगर आपको पता रहेगी ना, तो फिर आप समझ जाओ कि यार कौन सा शहर ऊंचे में है। जैसे रायपुर बहुत ऊंचे में नहीं है ना, रायपुर पहाड़ नहीं है। आप कभी रायपुर गए होगे तो चढ़ के नहीं गए होगे ना। तो रायपुर की करीब
लोवेस्ट रेंज में है। कहीं आप चढ़ के अगर जाते हो, मान लो किसी शहर में गए, जैसे मैन पार्ट आप गए, मैन पार्ट में पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो उसकी औसत ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो ऐसे ना कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है, आजकल पीएससी उसका भी एग्ज़ाम ले रही। अगली चीज़ है सीमांत जिलों के बारे में, कि बाउंड्री में कौन कौन से आपके ज़िले हैं, उत्तर में कौन से ज़िला है, दक्षिण में। तो सबसे पहले मैं मैप ही दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये अपना मैप है छत्तीसगढ़ का। अब सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला है, तो सबसे उत्तर में जो ज़िला है उसका नाम है बलरामपुर। ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर चल दिया, तो ये जो बलरामपुर है ये सबसे उत्तर का ज़िला है। आप कुछ भी सोच सकते हो अगर आप नए कैंडिडेट हो तो। देखो याद करने का तरीका क्या रहता है कि आपको ना कुछ रिलेट करना है। जैसे मान लो बलरामपुर, तो या तो आप उसको बलराम से याद कर लो, कृष्ण बलराम दो भाई थे आपको पता है, तो वो उत्तर में रहते थे, मतलब हमारे उत्तर में ही थे ना, मथुरा में रहते थे। या राम भगवान से याद कर लो, वो भी उत्तर में रहते थे, तो सबसे उत्तर में बलराम है। ऐसा आपको कुछ सोच लेना है और कुछ नहीं। इसमें ना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करना है और आगे बढ़ना है। तो सबसे उत्तर में हो गया बलरामपुर। अगली चीज़ है सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, तो ये तो जनरली आप सुनते भी होंगे कि यार दक्षिणतम सुकमा है। तो सबसे नीचे कौन सा जिला है हमारा, सुकमा जिला है सबसे दक्षिणतम जिला। अब अगली चीज़ है बताओ पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। तो छत्तीसगढ़ इस टाइप का है, छत्तीसगढ़ ना थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ऐसा बना है, ठीक ऐसा मैप है थोड़ा सा। तो सबसे जो पूरब है वो यहाँ का जिला हो जाता है जसपुर, और सबसे पश्चिम इधर नीचे का हो जाता है बीजापुर। तो सबसे पूर्व का जो जिला है उसका नाम है जशपुर, ठीक। तो सबसे पूर्व का जिला है जशपुर। अब इसको आप कुछ सोच सकते हो, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद तो ऐसा कुछ सोच सकते हो कि पूर्व दिशा यश देती है। जनरली घर लोग पूरब मुखी बनाते हैं ना, पूरब मतलब सूर्य, तो यश मिलता है उससे। तो वो जशपुर आप सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। जशपुर से आप कुछ रिलेट कर सकते हो, जैसे वहाँ चर्च है कुनकुरी, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि चर्च वाले पूरब में चल दिए, तो ऐसा कुछ सोच सकते हो। और सबसे जो पश्चिम का जिला है वो ये है, देखो मैप में ऐसे करके बीजापुर अलग से निकल गया है। तो जो सबसे पश्चिम का जिला है वो है बीजापुर, ठीक। तो 4 जिले आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे उत्तर का जिला है बलरामपुर, सबसे दक्षिण का जिला है सुकमा, सबसे पूरब का जिला है जसपुर, और सबसे पश्चिम का जिला है बीजापुर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कभी कभी पीएससी ना थोड़ा अंदर घुस जाता है कि यार वो जिला तो ठीक है। अगली चीज़ आप अक्षांश देशांत तो समझ ही जाओगे यार, 17 डिग्री 46 मिनट सबसे नीचे है, तो वो सुकमा में ही होगी। सबसे ऊपर वाली है 24 डिग्री 5 मिनट, तो बलरामपुर ही होगी। सबसे पूरब की है मतलब 80 डिग्री 15 मिनट, ये पूर्वी देशांतर है इस साइड बीजापुर में, और जसपुर में है 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देशांतर ना ऐसे ऐसे आती है, मतलब समझ लो इस टाइप की है देशांतर। तो आपको वो पता रहना चाहिए कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये देशांतर है। अब ये तहसील अगर याद रख सकते हो, जैसे बलरामपुर की तहसील अगर आपसे कभी पूछ लिया तो वह है रामानुजगंज तहसील। सुकमा में अगर पूछ लिया तो कुंटा है सबसे नीचे, अब जैसे होता है ना आखिरी में कुंटा होता है, तो कुंटा है। जसपुर में जो जगह है उसका नाम है गिरला, ठीक। तो ऐसा सोच लो कि गिर रहा था आदमी जसपुर में, जैसे होता है ना कि पूरब में ले जाके ऐसे गिरा दिए, तो गिरला। और पश्चिम की जो है वो है भद्रकाली भोपालपट्टनम तहसील, मतलब भद्रकाली जगह है और भोपालपट्टनम तो काली मैया है, ऐसा समझ सकते हो आप बीजापुर में। तो ये आपका हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब अगली चीज़ है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, ये तो आपको याद होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 135,192, ठीक।
देश के अगर कुल क्षेत्रफल में भाग देखें तो ये 4.11, 4.11%। क्षेत्रफल में भारत में कौन सा रैंक है, तो ये है 9वां, 9th। कुछ भी याद रख सकते हो, ये सोच सकते हो कि हम टॉप 10 में हैं, ठीक। हमारा सिंगल डिजिट है और सबसे आखिरी वाले हैं। तो सिंगल डिजिट का सबसे लास्ट कौन सा होता है, 9 संख्या होती है, उसके बाद तो फिर डबल डिजिट हो जाती, 2 संख्या हो जाती। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो हम करीब 30.47 है, मतलब करीब 1/3 हिस्सा मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है बीजापुर, करीब 8,530 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है शक्ति। ऐसा सोचो कि जिसके पास शक्ति होती है ना, वो छोटा भी होता है, लेकिन शक्ति है तो वो शक्तिशाली बन जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो शक्ति है उसके पास, लेकिन सबसे छोटा है, ठीक। और सबसे बड़ा बीजापुर, ये आप ऐसा सोच सकते हो कि यार जो बीज होता है, वो सबसे बड़ा पेड़ भी बीज से ही तो बनता है ना, मतलब कितना भी बड़ा पेड़ हो वो बीज से ही बनता है। तो हर ज़िले में ना कुछ चीज़ आप रिलेट कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको याद करिए। जैसे बीजापुर को आप बीज से सोच सकते हो, शक्ति को आप ताकत से सोच सकते हो। तो ताकतवर आदमी छोटा होता है, मतलब ताकतवर आदमी ये नहीं दिखाता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बोलता है मैं यार छोटा मोटा आदमी हूँ, ठीक। फिर आ गई कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको पता होगा, जैसे अभी हम लोग भारत मतलब दुनिया का जो नक्शा बनाते हैं, ये भूगोल में पढ़ेंगे इत्मीनान से। तो ये 0 डिग्री है, उसके बाद एक रेखा बनती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तर। जो 23.5 डिग्री उत्तर रेखा, यहीं तक सूर्य जाता है, मतलब सूर्य ना यहाँ से यहाँ तक घूमता है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो दक्षिण वाली रेखा को बोलते हैं मकर रेखा, उत्तर वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। तो अब दक्षिण वाली तो भारत में रहेगी नहीं, भारत तो जी ऊपर वाला है, 0 डिग्री से ऊपर है, उत्तरी अक्षांश में है। तो हम कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है और भारत में छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। अब ये जिले कौन से हैं, तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और जब ये गुजरेगी तो सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB जो जिला है वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर मिल जाएगा कोरिया, फिर मिल जाएगा सूरजपुर, और फिर मिल जाएगा बलरामपुर। इससे ना कम से कम 8-10 सवाल पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि किस ज़िले से गुजरती, किस ज़िले से गुजरती। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया। क्रम भी आपको याद रहना चाहिए कि मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि मनेन्द्रगढ़, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर। कभी कभी उसकी तहसील भी पूछ सकता है, तो आप पकड़ लेना कि अच्छा यार मनेन्द्रगढ़ में तो ये तहसील है तो पहले ये होगा। ये भी बोल सकता है कि पूरब से पश्चिम में जमाओ, पश्चिम से पूरब में जमाओ, या कर्क रेखा के सबसे पास का शहर कौन सा है, तो वो आपको ध्यान। जैसे अब रायपुर बोल दिया, एक ऑप्शन सरगुजा दिया, एक रायपुर दिया, एक कोरबा दिया, तो आप पकड़ लोगे ना कि सरगुजा पास हो गया यार। तो ऐसे करके भी सोचना है। अगली चीज है, एक और रेखा है जिसको बोलते हैं मानक मध्याह्न रेखा। ये जो मानक मध्याह्न रेखा है ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब क्या होता है कि भारत देखो इतना बड़ा है, जैसे ये भारत है, अब जनरली क्या होता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ का जो समय का डिस्टेंस होता है वो करीब 2 घंटे का होता है। जैसे जब यहाँ सूरज उग जाता है, मान लो ये अरुणाचल है, तो अरुणाचल में जनरली इस गुजरात से 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है और 2 घंटे पहले डूब भी जाता है। लेकिन अब सबका समय सेम होना चाहिए। अब यहाँ मान लो 6 बजा, यहाँ 8 बजा है, प्लेन आपस में लड़ जाएंगे, ट्रेन आपस में वो हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी ना, बैंकिंग के समय में दिक्कत हो जाएगी। ये ज्योग्राफी में सवाल भी आता है कि इसके कारण ना इनको बहुत दिक्कत होती है।
अब भारत देश में रूल है कि 5 बजे बैंक बंद होगा, ठीक। अब 5 बजे हमारे यहाँ तो उजाला रहता है, यहाँ अंधेरा हो जाता है। जितना हमारे यहाँ 7 है वो वहाँ 5 है। तो अब यहाँ क्या होता है कि इन लोग को बेचारों को लाइट जला के बैंक में काम करना पड़ता है, रात को काम करना पड़ता है, और सुबह लेट से जाते हैं। ऐसा समझो कि हमारे यहाँ 10 है तो उनके यहाँ 12 है, अगर वो समझे हम तो। जब यहाँ का बच्चा नाश्ता करता है तब यहाँ का बच्चा सो के उठता है। तो इसलिए ये कहा गया कि यार एक कोई रेखा होना चाहिए जिससे पूरे देश का समय एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और उसी रेखा को बोलते हैं मानक मध्याह्न रेखा, जो बोलते हैं कि इलाहाबाद के पास नैनी करके जगह है, वहाँ से गुजरती, छत्तीसगढ़ से भी अपने गुजरती है। और ये बीच में रख दी इस रेखा को। इस रेखा का है 42 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट। अब हमारा क्योंकि 80 से 84 के बीच है तो हमारे राज्य से भी ये गुजरेगी। तो हमारे राज्य से इन जिलों से ये गुजरती है, सूरजपुर, कोरिया, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, फिर नीचे निकल जाती है। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे काटती हैं? यहाँ पे कोरिया में काटती हैं। मतलब ये ऐसे मान लो निकली है तो ये कोरिया में यहाँ पे सोनहट करके जगह है। तो यहाँ पे जो कर्क रेखा है और मानक मध्याह्न रेखा है, दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कर्क रेखा और जो इंडियन स्टैंडर्ड रेखा है वो कहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं? तो ये कोरिया में बालम पहाड़ी करके जगह है। बालम पहाड़ी, बाल से याद रख लो, सोनहट एरिया है, सोनहट क्षेत्र की बालम पहाड़ी में ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। ये जिले हैं सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो इस टाइप का निकलती है ये करीब। ये कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, फिर सूरजपुर हो गया, कोरिया हो गया, फिर चांपा हो गया, बलौदा हो गया, महासमुंद हो गया और गरियाबंद हो गया। और ये रेखा ऐसे निकल रही, ठीक। तो ये दोनों कहाँ पे आपस में काट रही? एक दूसरे को काट रही कोरिया में। ये कट रही सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, चांपा, बलौदा, महासमुंद और गरियाबंद। तो ये 7, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि मानक रेखा जो है वो 7 जिलों को काटती है और जो कर्क रेखा है वो 4 जिलों को काटती है। अब हम देखते हैं राज्य कौन कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ के चारों तरफ हैं। तो कुल हमारे राज्य हैं 7। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश तो हमारा अपना भाई है, बड़ा भाई है, मध्य प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इधर पूरा उड़ीसा है, इधर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। ये 7 राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। अब इसमें मैप में ही आप समझिए कि 2 राज्य ऐसे हैं जो 2 जिले हमारे ऐसे हैं जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये 2 जिले कौन से हैं? एक ऐसा जिला है जो सबसे उत्तर का जिला है। सबसे उत्तर का जिला हम लोग कौन सा देखे थे? बलरामपुर। तो बलरामपुर के इस साइड तो है झारखंड, फिर है उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा है मध्य प्रदेश का। तो ये बलरामपुर में ये 3 जिले, बलरामपुर जिले में ये 3 राज्य हो गए, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऐसे करके ना जिले जिले बांट लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब दूसरा जिला कौन सा है? तो दूसरा जिला है सबसे नीचे का। ये अपन देखे थे ना, सबसे, ऐसा समझिए कि जो सबसे ऊपर का जिला है, उत्तरतम जिला और दक्षिणतम जिला, ये 3-3 राज्यों को मिलते हैं। मतलब कुछ तो इज्जत होना चाहिए ना कि उत्तरतम हूँ और मैं दक्षिण का सबसे ज़्यादा हूँ। तो उत्तर वाला किसको किसको काट रहा है? झारखंड, यूपी और एमपी। दक्षिण में सुकमा है, वो किसको काट रहा है? आंध्रा, तेलंगाना और इधर आपका उड़ीसा। तो ये 2 राज्य हो गए जो, मतलब 2 जिले हो गए जो 3 राज्यों की सीमा बनाते हैं। आप ऐसा याद रख सकते हो कि दोनों क्या है? एक दक्षिण का राज्य है, एक उत्तर का राज्य है। अब ऐसे जिले देखते हैं जो 2 राज्यों की सीमा बनाते हैं, वो भी अपन समझते हैं।
तो ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक ज़िला तो हो गया जसपुर, जसपुर के ऊपर हो गया झारखंड, नीचे हो गया उड़ीसा। तो ये उड़ीसा ये सब राज्य हो गए, मतलब उड़ीसा राज्य से जसपुर मिल गया, रायगढ़ मिल गया, सारंगढ़ हो गया, महासमुंद हो गया, गरियाबंद हो गया, धमतरी थोड़ा सा है। तो ये मैप से आप ये समझ रहे हैं कि यार अगर आपसे ये पूछा कि ऐसा कौन सा हमारा जिला है जो सबसे कम सीमा बनाता है, तो धमतरी हो जाएगा। देखो छोटी सी सीमा है इसकी, बिल्कुल नन्ही सी सीमा है, धमतरी हो गया। फिर कोंडागांव, बस्तर, फिर आपका सुकमा। और कौन सा ऐसा जिला हो सकता है? ऐसा एक जिला है राजनांदगांव, ऐसा एक जिला है बीजापुर। बीजापुर में एक साइड तेलंगाना है, एक साइड महाराष्ट्र है। राजनांदगांव में एक साइड महाराष्ट्र है, एक साइड मध्य प्रदेश है। तो ये जो ज़िले हैं ये दो दो राज्यों की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक राजनांदगांव हो गया जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजनांदगांव अगर आप ट्रेन से जाते होंगे तो आपको होगा कि पहले राजनांदगांव, फिर नागपुर में ट्रेन घुस जाती है, मतलब वो महाराष्ट्र की सीमा भी बनाता है और ऊपर मध्य प्रदेश की भी बनाता है। बीजापुर तेलंगाना ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो फिर ऊपर का जो बीजापुर है वो महाराष्ट्र में। इसीलिए यहाँ पे ना नक्सल मूवमेंट ज़्यादा होता है। नक्सल मूवमेंट का एक बड़ा कारण यहाँ पे ये भी है कि ये जो ट्राई जंक्शन वाला इलाका है, तो नक्सली कभी महाराष्ट्र में घुस जाते हैं, कभी तेलंगाना में घुस जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में घुस जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तेलंगाना घुस जाते हैं, आंध्रा घुस जाते हैं, उड़ीसा घुस जाते हैं, छत्तीसगढ़ घुस जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नक्सल मूवमेंट जो है तुलना में ज़्यादा है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दो जिले वाले कौन कौन से हो गए? बीजापुर, बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र हो गया, जिला जिला निकल रहा है बार बार। राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य हो गया, और जसपुर जिला झारखंड और उड़ीसा हो गया। उसके बाद फिर अगर हम देखें कि कितने कौन से राज्य किस किस जिले को छूते हैं, तो उत्तर प्रदेश तो केवल हम देखें कि बलरामपुर को ही छूता है। अगर झारखंड को देखें तो बलरामपुर और जसपुर है, मतलब यहाँ के बाद मैं ये भी दिखाते जाता हूँ कि यूपी तो आपको दिख रहा है कि केवल यार बलरामपुर है। ठीक, राम भगवान से रिलेट कर लेना, उन्हीं से राम भगवान सीधा यहाँ से यूपी चल दिए। झारखंड क्या है? बलरामपुर और जसपुर है। ट्राइब्स क्योंकि झारखंड में भी है, जसपुर में भी बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों जिले झारखंड से लगते हैं। अब अपन आ गए मध्य प्रदेश, तो बलरामपुर लग रहा है, सूरजपुर लग रहा है, कोरिया लग रहा है, मनेंद्रगढ़ लग रहा है, गौरेला पिंडरा मरवाही है, मुंगेली है, कबीर धाम है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है। तो इतने जिले जो हैं मध्य प्रदेश को छूते हैं। अब महाराष्ट्र में अगर आए तो राजनांदगांव है, मोहला मानपुर है, कांकेर है, फिर नारायणपुर है, बीजापुर है। फिर तेलंगाना अगर देखें तो बीजापुर है और सुकमा है। आंध्र प्रदेश केवल सुकमा से टच हो रहा है, एक ही जिले से। फिर उड़ीसा सुकमा है, बस्तर है, कोंडागांव है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है, सारंगढ़ है, रायगढ़ है, जसपुर है। तो ये जिले आपके अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखने का क्या है कि मैक्सिमम जिले एक तो उड़ीसा से टच होते हैं और एक मध्य प्रदेश से टच होते हैं। उड़ीसा से कौन कौन से? रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, जसपुर, सारंगढ़, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, धमतरी, 9 जिले इसके हो गए। मध्य प्रदेश के बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला पिंडरा मरवाही, मुंगेली, राजनांदगांव, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़, खैरागढ़, तो ये 9 इसके हो गए। फिर सेकंड नंबर में 5 टच होने वाले ज़िले किसके हैं? महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र से बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और मोहला मानपुर। फिर आपका तेलंगाना से 2 जिले हैं, सुकमा और बीजापुर। आंध्र प्रदेश हम पहले ही देख लिए, केवल सुकमा टच करता है, और यूपी को केवल बलरामपुर टच करता है। तो कुछ घुमा के सवाल पूछ सकता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो केवल एक जिले को छूते हैं। तो ऐसे 2 राज्य हैं, एक है उत्तर प्रदेश और एक है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश केवल बलरामपुर को छूता है और आंध्र प्रदेश केवल
सुकमा को छूता है। ऐसे कितने राज्य हैं जो 2 जिलों को टच करते हैं? तो एक है झारखंड और एक है तेलंगाना। झारखंड बलरामपुर और जसपुर को टच करता है, तेलंगाना सुकमा और बीजापुर को टच करता है। फिर महाराष्ट्र 5 जिलों को टच करता है और मध्य प्रदेश और उड़ीसा 9 जिलों को करते हैं। अब सबसे ज़्यादा सीमा हमारी किस राज्य से, वो तो आप मैप देख के भी बता सकते हो। चलो देख के खुद से बताओ, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लग रही? देखो उड़ीसा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा उड़ीसा की रहेगी। सबसे कम सीमा किसकी बताओ? देखो आंध्र प्रदेश इतना है, 2 ही में टक्कर है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश सबसे कम है। कभी कभी क्रम भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना कि आंध्रा के बाद यूपी आएगा। अगला है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले की है और सबसे कम कौन सी है? तो बड़ा सबसे ज़्यादा सीमा अगर आप देखेंगे तो ये है सीमा, यहाँ से ऐसे करके सीमा ना उससे भी नापी जाती है कि कितना टेढ़ा मेढ़ा है। अगर ऐसे सीमा हो जाती है तो कम रहता, और ये ऐसे 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 है तो ज़्यादा किलोमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सीमा है बलरामपुर की। बलराम जी सोच लो या राम जी, इनसे आगे कोई आ ही नहीं सकता। और सबसे कम सीमा ये धमतरी की छोटी सी दिख रही है आपको, तो सबसे कम सीमा किसकी है? धमतरी की है। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सीमा। जो हमारे आसपास राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो वो है मध्य प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा राज्य है हमारे आसपास वाला? तो वह है झारखंड। अब हम आ जाते हैं दूसरे अध्याय में, जो है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। इसमें देखो हमारे यहाँ जनरली अगर क्रम मैं बताऊं, जो हम लोग याद भी करते थे, ABCD आप पढ़े होगे, तो आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्य, ADKV, KV कुमार विश्वास, कुछ भी सोच लो, ADKV, ये 4 तो याद रख लो। फिर GD, जग्गा डाकू टाइप का कुछ सोच लो, तो ये GD तो अलग से देख लेना, ये क्रम में है। ADKV, ए से है आर्कियन। इसकी ना ट्रिक अगर आप लोग कुछ बनाए होगे अच्छी, तो कमेंट में लिखते जाना यार, सबके काम आते रहेगा। धारवाड़, कड़प्पा, फिर V से है विंध्य। विंध्य अपने यहाँ कम है क्योंकि विंध्याचल पहाड़ है, इसलिए इसको मान लेते हैं। G से है गोंडवाना और D से है दक्कन ट्रेप। ठीक। A से है आर्कियन, D से है धारवाड़, K से है कड़प्पा। सबसे पहले आर्कियन बना। आर्कियन ऐसा समझो कि छत्तीसगढ़ की जो पूरी भूमि है ना, नीचे आर्कियन चट्टानी है। आर्कियन आद्य महाकल्प, मतलब पहले सबसे पहले आर्कियन ही बनी, तो पूरी ज़मीन में नीचे आर्कियन बिछी, इसलिए मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में आर्कियन चट्टान फैली है। छत्तीसगढ़ के लगभग 75% हिस्से में बोलते हैं कि आर्कियन है। मतलब छत्तीसगढ़ के नीचे तो 75% ही है, और विस्तार अगर आप देखोगे, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि यार ये 30% है, ये ऐसा है, पूरे छत्तीसगढ़ में फैली आर्कियन। ये तो लगभग अपन 50 बोलते हैं अगर आपसे पूछे तो, लेकिन ऐसे देखोगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में आर्कियन ही फैली। उसके ऊपर अब नदी आई तो दूसरी चट्टान आ गई, कुछ और हुआ तो गोंडवाना आ गई, ऐसा हुआ, लेकिन मेन चट्टान आर्कियन ही है। इसी से फिर बाकी आर्कियन से टूट के ही धारवाड़ बनी। आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि धारवाड़ अलग चट्टान है, आर्कियन से ही धारवाड़ बनी। तो ये लगभग 50%, मतलब हिस्से में तो पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी अगर ऐसे देखें तो आधे छत्तीसगढ़ में आप आर्कियन मान सकते हो। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में है। और जो अपना बस्तर वाला पठार है, ये जो बस्तर है नीचे अपना, तो बस्तर में तो करीब 3/4 एरिया में आर्कियन चट्टानी है, 75% में। और यहीं बैला डीला पहाड़ी है, आपको पता होगा। तो बैला डीला में अपना इतना अच्छा लोहा इसलिए है कि सबसे पुरानी सेल जो है वो बैला डीला में ही है। तो बैला डीला में ऐसे तो आप पढ़ते हो कि धारवाड़ चट्टान है, लेकिन धारवाड़ ना आर्कियन से ही बनी है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी आर्कियन भी पूछ दिया तो ठीक है बोलना, ऐसा कोई वो नहीं है।
तो अगर आपसे पूछा कि सबसे पुरानी चट्टान कहाँ से है, तो बैलाडीला में। वो बैलाडीला इसलिए उसको बोलते हैं कि जैसे बैल का रहता है ना, तो उस टाइप की पहाड़ी है वहाँ पे, तो इसीलिए उसको बैलाडीला बोलते हैं। बैल पुराना होता है, ये सोच लो। सबसे पहले आप कौन सी कहानी सुने थे, हीरा और मोती दो बैल थे, तो वहाँ से कनेक्ट कर लो कि बैलाडीला सबसे पुराना है। थोड़ा थोड़ा अगर सबके बारे में जानो तो आर्कियन है, धारवाड़ वो चट्टान है जिससे लोहा निकलता है। और ये सब नाम इसलिए पड़ा कि जिस जगह में सबसे पहले इस चट्टान को खोजा गया ना, वो नाम पड़ गया। जैसे धारवाड़ में धारवाड़ चट्टान को खोजा गया, कड़प्पा में कड़प्पा चट्टान को खोजा गया, तो उसका नाम कड़प्पा पड़ गया। तो धारवाड़ में मेन लोहा मिलता है, कड़प्पा में आपके मेन वो मिलता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से हम बनाते हैं सीमेंट, चूना पत्थर बलुआ पत्थर। विंध्य हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है, गरियाबंद में थोड़ा सा मिलता है। गोंडवाना वो चट्टान है जो आपके जो ऑर्गेनिक मैटर थे, पेड़ पौधे जानवर जमीन के अंदर दब गए, तो उससे गोंडवाना चट्टान जनरली बनी जिसमें कोयला खूब है। और डक्कन ट्रेप वो है जो जनरली आपका जसपुर बलरामपुर पार्ट वाला जो प्रदेश है ना, वहाँ पे दक्कन ट्रेप है। दक्कन ट्रेप में इसीलिए बागानी कृषि होती है, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती। तो पहली चीज़ क्रम याद रख लीजिए, आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना, डक्कन ट्रेप। बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू में सोचा कि पुराना राग सिस्टम ये वो बताऊं, फिर मेरे को लगा यार जियोग्राफी में पढ़ेंगे, फालतू कंफ्यूज हो गए। और शुरू में अब धीरे धीरे पढ़ा के मेरे को ये भी समझ में आएगा कि पढ़ाना कैसे। छत्तीसगढ़ पढ़ाने का पहला अनुभव, अभी तक हम लोग खुद ऐसे ही पढ़ते थे। बाकी चीज़ें क्योंकि खूब पढ़े हैं तो अलग चीज़ है। छत्तीसगढ़ में अभी तक अप्रोच यही था कि याद करना है, तो अब धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो और समझेंगे, समझ में ये भी आएगा कि आप लोग को क्या पढ़ना है। तो हो सकता है धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट आए। कुछ कमी हो तो गुस्सा ना मत यार, सलाह दे देना ये करो करके। पहली आर्कियन, इसका विस्तार लगभग 50% में है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में ये है, बस्तर में तो लगभग 75। और बस्तर जैसे लिखा ना तो समझ जाया करो, बस्तर मान लो क्वेश्चन में आया दंडकारण्य पठार, मान लो छत्तीसगढ़ में इस क्वेश्चन में आया दक्षिणी छत्तीसगढ़, तो सभी में सेम होगा ना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ मतलब भी तो बस्तर होता है, उसके 75% भाग में। और अपन देख लिए कि बैल जो है सबसे पुराना शैल है बैलाडीला में। इसमें चट्टानें कौन कौन सी हैं, तो ग्रेनाइट है, नीस है, नीस शिस्ट है और क्वार्टजाइट है। ये सब चट्टानों के नाम हैं। और इनमें ये सब फेल्सफर, हार्न ब्लैंड, ये सब खनिज होते हैं, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से याद थोड़ा सा रखना, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान ऐसे एरिया अपन नहीं बता सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही है, क्योंकि आप फिर जोड़ लोगे कि 50%, 30%, ऐसे ना चट्टान नहीं रहती। अब जैसे आप ही के घर के बगल में कोई चट्टान है तो वहाँ अलग से ऐसा नहीं है कि ये धारवाड़ ये है, ये आर्कियन है, सब मिक्स रहता है कहीं कहीं। तो इसीलिए इसको ना एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। इसकी 3 श्रेणी है छत्तीसगढ़ में मेन। एक है बैलाडीला श्रेणी। बैलाडीला श्रेणी मतलब जो बैलाडीला वाले इलाके में रहती, जहाँ जहाँ से लोहा निकलता है, जनरली ये समझ लो। तो लोहा एक तो बैलाडीला से निकलता है, अच्छा लोहा निकलता है जो हम विशाखापट्टनम के थ्रू एक्सपोर्ट भी कर देते हैं जापान को। तो एक वो श्रेणी हो गई। दूसरी चिल्फी घाटी श्रेणी, जो कवर्धा में चिल्फी घाटी है वहाँ पे धारवाड़ चट्टान की श्रेणी है। और तीसरा सोना खान वाला जो एरिया है, वीर नारायण सिंह वाला, वो श्रेणी। तो ये 3 श्रेणी है। अगर इसके अपन चट्टाने देखें तो वही नीस चट्टान, साइनाइड, ग्रेनाइट। अब यहाँ से आप पकड़ सकते हो ना, मैं जो बोल रहा था आपको कि आर्कियन में भी ग्रेनाइट नीस, यहाँ भी ग्रेनाइट नीस, मतलब चट्टान सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनमें लोहा टिन इन निकलने लगता है उसको धारवाड़ बोल देते हैं। तो लोहयस्क, टिन और कोरंडम जैसे खनिज मिलते हैं धारवाड़ चट्टान में। अगली चट्टान है कड़प्पा चट्टान। कटप्पा सुने होंगे। तो कड़प्पा छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है, खासकर जो महानदी का मैदान है, यहाँ पे निकलती कड़प्पा चट्टान। ये आप समझते होगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ में घूमोगे ना तो आपको जो सीमेंट फैक्ट्री मिलेंगी जनरली, अंबुजा ये वो, बलौदा बाज़ार में खूब मिलेंगी, रायपुर में खूब मिलेंगी। तो इन एरिया में कड़प्पा चट्टान ज़्यादा रहती है। मतलब इसमें चूना पत्थर निकलता है, चूना पत्थर से सीमेंट फैक्ट्री का काम होता है। तो जब आप उद्योग भी देखोगे ना छत्तीसगढ़ का, मेंस का वही नज़रिया होता है। आप ये देखो कि यार सीमेंट फैक्ट्री जो है मध्य छत्तीसगढ़ में ही, बस्तर में आपको कम मिलेंगी।
ऊपर सरगुजा में कम मिलेंगी, क्योंकि जहाँ पे खनिज रहेगा वहीं पे तो फैक्ट्री बनेगी। आपको जो एनटीपीसी है वो जहाँ कोयला निकलता है वहाँ मिलेगा। एनटीपीसी आपको बस्तर में कम मिलेगा, क्योंकि बस्तर में कोयला नहीं है उतना ज़्यादा। तो वो समझना है आपको, वो रिलेट करना है साथ ही साथ। तो ये मैदानी भागों में कड़प्पा चट्टान मिलती है, बलुआ पत्थर मेन होता है जिससे चूना पत्थर बनता है, डोलोमाइट बनता है, क्वार्ट्स बनते हैं। तो इन खनिजों का अगर आपसे पूछा कि डोलोमाइट कहाँ मिलता है, क्वार्ट्स कहाँ मिलता है, आगे हम लोग देखेंगे भी, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो ये मध्य छत्तीसगढ़ में मिलेगा। फिर अगली चट्टान है जो है विंध्य चट्टान। ये बहुत कम मात्रा में, मतलब बिल्कुल अल्प मात्रा में मिलती है, थोड़ा बहुत जो है गरियाबंद में मिलती है। काल अगर आप देखोगे तो विंध्य चट्टान है निम्न विंध्य काल की, और खनिज यही वाले हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये वो, लेकिन ये मिलता ही नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा। अगला जो है वो है गोंडवाना। ये करीब 17% एरिया में है। और गोंडवाना जो सैल है वो आपके बघेल खंड के पठार सरगुजा बेसिन में। अभी आप सुनोगे हसदेव में पेड़ काट रहे हैं क्योंकि वहाँ से कोयला निकालना है। तो ये जो बेल्ट है ना बघेल खंड वाला, आपका कोरिया, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, कोरबा, यहीं से तो कोयला खनते हैं, खनन होता है। तो यहाँ गोंडवाना चट्टान है, जहाँ आपका कोयला मिलता है वहाँ गोंडवाना चट्टान है। तो सरगुजा बेसिन जनरली बोलेंगे। घा आगे अभी हम लोग और देखेंगे। सीरीज़ अगर आप देखोगे तो बाराकर सीरीज़ बोलते हैं उसको, और इसमें कोयला रहता है, जो बलुआ रेत पत्थर के बीच में थोड़ा बहुत कोयला फंसा रहता है, खोद खोद के उसको निकालते हैं, तो मेन खनिज इसका कोयला है। अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, और ये जो मैकल पहाड़ी है उसके पूर्वी भाग में मिलता है। तो ये दक्कन ट्रैप कहलाता है। यहाँ मतलब वर्षा होती है तो लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पानी के कारण वहाँ के खनिज अंदर घुस जाते हैं, तो इस एरिया की मिट्टी अनउपजाऊ रहती है। अभी जब मिट्टी पढ़ेंगे तो भी आप देखोगे ये चीज़। ये बनता है बेसाल्ट युक्त लावा से, और इसमें जो खनिज मिलता है वो मिलता है बॉक्साइट। इसलिए बॉक्साइट इधर मिलेगा आपके जसपुर, बलरामपुर, और मैकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, जैसे ये मैकल श्रेणी है तो इसका ये जो इधर वाला हिस्सा है यहाँ पे भी बॉक्साइट मिलता है। कवर्धा में भी थोड़ा बहुत बॉक्साइट मिलेगा। तो ये अगर आपको पता रहेगा ना तो फिर आप खनिज भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि खनिज इन्हीं चट्टानों में होता है। उद्योग भी अच्छे से समझ पाओगे। तो एक हम लोग रिलेट कर करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब शुरू से चालू करते हैं। सबसे पहले हो गया आर्कियन चट्टान। इसको आद्य महाकल्प भी बोलते हैं। तो ये चट्टान है, सबसे प्राचीन है। पहली चीज़, जीवाश्म रहित है। ऐसा समझो कि यार जीवाश्म मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी मरा, कोई पेड़ मरा, कोई इंसान मरा, तो उनके अवशेष जो है अगर किसी चट्टान में है तो वो कहलाते हैं जीवाश्म। अब ये चट्टानें लाखों करोड़ों साल पहले बनी है। आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, और ये जनरली लावा से बनी है। समझ रहे हो, जो गरम गरम लावा निकलता है, तो वहाँ कोई पेड़ पौधा बच पाएगा, किसी का जीवाश्म बच पाएगा? तो जो पुरानी चट्टान है उनमें जीवाश्म नहीं रहेगा। गोंडवाना अभी अभी बनी है, अभी पेड़ पौधे सब दबे तो उससे कोयला बना, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीवाश्म हो सकता है उसमें। लेकिन आर्कियन है, धारवाड़ है, अब जो लोहा बन गया वहाँ जीवाश्म बचेगा? तो ये जीवाश्म रहित होती हैं। सबसे प्राचीन हो गया, जीवाश्म रहित हो गया, और मैग्मा से निर्मित होती हैं। मैग्मा आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है ना, लावा मैग्मा, उससे बनती हैं। छत्तीसगढ़ में 50% भूभाग में है। बस्तर पठार और महानदी बेसिन की सीमांत उच्च भूमि, मतलब बस्तर एरिया में है, महानदी बेसिन में है। मैग्मा निकला तो जो थोड़ा ऊंचा उठा होगा वहीं तो ज़्यादा होगा ना आर्कियन। तो जनरली आर्कियन वहाँ रहता है जो उठी उठी भूमि रहती, उच्च भूमि रहती। अब ऐसा समझो कि ये पृथ्वी है, यहाँ से मैग्मा निकला तो मैग्मा थोड़ा ऐसा ऊंचा बना देगा ना, पहाड़ टाइप का, तो इसीलिए ऊंची भूमि पे होंगी। बस्तर पठार का लगभग 75% हिस्सा इसी का है। बैला टीला सबसे पुराना सैल है। अगर स्थल देखेंगे तो जैसे जो डोंगरगढ़ है वहाँ गुलाबी ग्रेनाइट मिलता है। एरिया कभी कभी पूछ लेता है, तो डोंगरगढ़ में गुलाबी ग्रेनाइट मिलता है। ऐसा सोच सकते हो डोंगरगढ़ में वो गुलाबी गैंग है ना उनका, फूलबसन बाई का, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर लो। चिल्फी घाटी में नीस है, ठीक, चिल्फी घाटी में नीस रहता है,
कोरबा में नीस शिष्ट है। जैसे कोरबा में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कचरा अचरा फैलाते हैं, अपशिष्ट फैला देते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन ठीक नहीं है, तो कोरबा से अपशिष्ट याद रख लो। मांड नदी घाटी में क्वार्टजाइट है, तो ये अलग अलग वो हैं। ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जो ग्रेनाइट, फेल्सफर, हार्न ब्लैक, अभ्रक आदि से बनी है, ये सब इससे मिलते हैं। आग्नेय चट्टानें क्यों बोलते हैं? आग्नेय चट्टान वो कहलाती हैं जो उसी लावा से निकलती हैं। पृथ्वी का जो अंदर का लावा है ना, गर्म भाग, वो निकलता है बाहर, तो उसी से ये चट्टान बनी है। मैप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के लगभग मैक्सिमम इलाके में, इधर क्योंकि कोयला वेला ज़्यादा है तो इसको हम कम मानते हैं, इस एरिया में कड़प्पा थोड़ा सा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब यही सब है। अगली चट्टान है धारवाड़। देखो मैं बोला ना आर्कियन से ही धारवाड़ बनी। आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से बने जलीय औषधि शैल है। तो अपर्दन मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चट्टान है यहाँ पे, अब पानी आनी गया यहाँ से और कुछ हुआ, बरसात हुई, हवा चली, तो उसका अपर्दन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है, तो उससे जो चट्टान बनी उसको बोलते हैं धारवाड़ चट्टान। तो इसमें नीस है, साइनाइट है, ग्रेनाइट है, ये सब उसी से बनी है। श्रेणी हम लोग देखें, बेला डीला श्रेणी है, सोना खान श्रेणी है। सोना खान क्या है? डाइक के रूप में गुलाबी रंग, डाइक मतलब ऐसे ऐसे रहता है, तो सोना खान में इसी टाइप का डाइक बना है। और चिल्फी घाटी श्रेणी है। खनिज कौन कौन सा है? लोहा है, टिन है, कोरंडम है, और ये भी जीवाश्म रहित है। यही मैं समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो कि यार ये अगर पृथ्वी के अंदर लावा से कोई चट्टान बनी है तो उसमें जीवाश्म रहेगा, उसमें आप कुछ भी डालोगे तो गल जाएगा ना तुरंत, इतना वो टेम्परेचर रहता है। तो जीवाश्म रहित है और खनिज से संपन्न चट्टान है। अगर एरिया अपन देखें धारवाड़ का, तो ये सब एरिया में धारवाड़ फैली है। अगली चीज़ है कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह क्या है? ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से निर्मित क्षैतिज अवसादी शैल है। तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से, चट्टान सब वही अपरदन से बनती है, अवसादी शैल है ये। कहाँ पे है? तो ये अपन समझे कि मैदानी इलाके में, महानदी बेसिन जो है वहाँ पंखाकार आकृति के रूप में है। रायपुर की उच्च भूमि में है, बस्तर के पूर्वी और बीजापुर के पश्चिमी भाग में। अगर मैप में देखें तो एक ये वाला इलाका बस्तर का पूर्वी इलाका, बीजापुर का पश्चिमी इलाका, यहाँ पे कडप्पा शैल है। विशेषता कायांतरित अवसादी शैल या पुराना संघ चट्टानें जिन पर छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। कायांतरित मतलब ये होता है कि इनका ना काया बदल गया, काया प्लस अंतरित, तो इनका जो रूप है, रूपांतरित भी बोलते हैं, इनका रूप बदलते रहता है क्योंकि नदी अद्दी अपर्दन करती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, और इसी में पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान है। खनिज है डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर। मेन तो चूना पत्थर ही है, डोलोमाइट है, क्वार्ट्ज है। कडप्पा के बाद जो चौथा शैल है वो विंध्य है। अभी हम लोग इसके बारे में देखें कि ये अल्प मात्रा में गरियाबंद जिले में विंध्य कडप्पा चट्टान के अपरदन से ही बना है, इसीलिए क्रम भी है, आर्कियन बना, फिर उसी से धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्य। खनिज बलुआ पत्थर जो उसमें बनेगा वो इसमें भी बनेगा। और अगर ये पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ में जो पाया जाने वाला चूना पत्थर है वो किस में निर्मित है, तो निम्न विंध्य काल में निर्मित है, निम्न विंध्य काल में। अगला शैल समूह है गोंडवाना शैल समूह। ये कैसे बना है? कोयला कैसे बनता है आपको पता है ना, कि कोयला में क्या होता है, जहाँ पे वनस्पति रहती हैं, जीव रहती हैं, वो सब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, उसी से कोयला बन जाता है। भाई आप किसी को भी जलाओगे, जैसे पेड़ को जलाओगे तो कोयला ही तो बनता है ना, तो वही चीज़ नीचे दब गई तो वो कोयला बन जाती है। तो ये वनस्पति और जीव अवशेषों से बनी परतदार चट्टान है। अब जो पहले दब गया वो नीचे है, फिर और यहाँ पे दबा, फिर और दबा, तो ये परत परत में रहती हैं। कहाँ पे ज़्यादा है? तो ज़्यादा है आपके ये वाला एरिया, ये जो सरगुजा बेसिन वाला इलाका है ना, सरगुजा बेसिन, बघेलखंड, कोरबा, रायगढ़, मनेंद्रगढ़, ये आपको पता है। मतलब जनरली क्या होता है, यहीं तो पूरा कोयला खनन होता है, सरगुजा वाले इलाके में, ये वाले इलाके में, यहीं पे कोरबा, रायगढ़, मतलब रायगढ़, कोरबा, मनेंद्रगढ़, सरगुजा, ये सब एरिए हैं जहाँ गोंडवाना चट्टान है, जहाँ कोयला है वहाँ वो है। इसमें क्या है, तालचेर और बाराकर श्रृंखला का प्रतिनिधित्व है। श्रृंखला दो है, तालचेर और बाराकर। कोयले के भंडार होते हैं जो ये रेत पत्थर और सैल संस्तर, मतलब कोयले के आसपास ये जो बलुआ पत्थर होता है ना, पूरा तो कोयला रहता नहीं,
जैसे ऐसा समझो कि ये मान लो कोयला है, कोयला काला ही बना देता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ रेत एत है, फिर काला कोयला है, तो इसी को बोलते हैं कि कोयला उसमें है, संस्तर में है, ठीक। और इनके बलुआ रेत पत्थर और सैल के बीच में है। कौन सी नदी बहती है यहाँ, खुद से समझ सकते हो ना। एक हसदेव नदी है, केलो नदी है, मांड नदी है, तो इन नदी की घाटियों में, इसीलिए अभी हसदेव का पूरा आंदोलन चल रहा था। छत्तीसगढ़ में ना जनरली 3 सैल होते हैं, एक ऊपरी गोड़वाना होता है, मध्य गोड़वाना होता है, निचला गोड़वाना होता है। जैसे ट्रेन में होता है ना अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ, तो छत्तीसगढ़ में अपर है और लोअर है। मिडिल बर्थ वाले को हम नहीं रखते, बोलते हैं मिडिल में बैठते नहीं बनता यार, बैठते नहीं बनता ना, मिडिल में चढ़ जाओगे तो फिर सिर टकराता है ऊपर, तो मिडिल हटाई दिए हैं, तो मिडिल का हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। ऊपरी गोड़वाना मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपरी गोड़वाना, नीचे वाला निचला गोड़वाना। तो ये गोड़वाना चट्टान है और इसमें कोयला मिलता है। अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट लावा से। लावा ना 2 टाइप का होता है, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। तो ये जो बेसाल्ट वाला लावा है इससे दक्कन ट्रैप बना है। यही वाला जनरली वहाँ भी बना है, आपके जो महाराष्ट्र वाला इलाका है ना जहाँ काली मिट्टी होती है, वहाँ बना है। ये कब हुआ है, तो ये क्रेटेशियस काल में हुआ है। विस्तार है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, थोड़ा थोड़ा में। ये जो मैकल श्रेणी है इसके पूर्वी भाग में जनरली है, इसीलिए यहाँ बैक्साइट मिलता है। खनिज जो है इसका बॉक्साइट है और इसी से काली मिट्टी बनती है। तो 2-3 चीज़ ध्यान रखना कि काली मिट्टी, अब यही काली मिट्टी से अपन शैम्पू भी बनाते हैं, जहाँ शैम्पू नहीं गाँव में काली मिट्टी लगा लेते हैं, तो वो चीज़ है। तो ये कहलाता है दक्कन ट्रैप। तो ये खनिज हैं आपके, जनरली ये वाला एरिया और ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ बॉक्साइट मिलता है। तो अगर क्रम आपसे पूछे तो आर्कियन, फिर धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और आखिरी में टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी जो छत्तीसगढ़ में कम है। ये जो तेल एल मिलते हैं, अगर सैल समूह का उपयोग देखें तो धारवाड़ में मेन वही फेरस, टिन, कोरंडम, एफी मतलब फेरस लोहा, एसएन मतलब टिन, धारवाड़ में ये सब खनिज होते हैं। कडप्पा में सीमेंट उद्योग बनेगा, चूना निर्माण होगा। गोंडवाना से मेन कोयला है तो उससे विद्युत उत्पादन होगा। दक्कन ट्रैप से एल्यूमिनियम बनेगा। तो कभी कभी आपके मेंस में पूछ सकता है कि सेल के मुख्य उपयोग क्या है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। एरिया अगर देखें तो दंडकारण्य में हम क्या देखें कि आर्कियन है 75% और वहीं धारवाड़ भी है। वो आपका जो बैलाडीला वाला इलाका है, नीचे टिन मिलता है। मैदान में मेन कडप्पा है और ये जो बघेलखंड वाला इलाका है वहाँ थोड़ा सा धारवाड़ है और मेन गोंडवाना है। तो ये आपका क्षेत्रीय भूगर्भिक विभाजन हो गया। तो ये हमारा यूनिट 1 और 2 ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा हो। अभी मतलब शुरू के 1 2 3 क्लास थोड़ा सा फ्लो आने में लगेगा, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा और ठीक से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सही में पहला अनुभव है। छत्तीसगढ़ जनरली मैं नहीं सोचा था, मैं इन्हीं लोग को बोला कि पढ़ाओ तुम ही लोग, लेकिन अब वही हुआ कि हम लोग मटेरियल बनाते हैं, आप ही पढ़ा दो। देख देख के बताना तो है, अब देख देख के बताने वाला काम कम हो पाता है मेरे से, फिर भी लगा चलो करते हैं, एक नया प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग ये मान लीजिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लगे कि ऐसा थोड़ा सा और कर लेना, हो सकता है कोई फैक्चुअल इरर हो तो वो बता देना, वो मैं सुधार लूँगा। जनरली हम लोग कोशिश किए हैं कि ना हो, अगर ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। और कोशिश करेंगे, मतलब ये सीरीज़ चलते रहेगी, पूरा छत्तीसगढ़ ख़त्म करेंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ आता है। एक अप्रोच मेरे को और लगा था, मैं सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, लेकिन फिर मेरे को लगा यार एग्ज़ाम में तो ऐसे ही आता है, तो क्यों मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसाऊं। शुरू में हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप लोग बोलोगे ना इतिहास इतिहास थोड़ा कहानी सुनाने में मज़ा आता है, इसमें ज़्यादा बता दूंगा फिर आप लोग फैक्ट से ओवरलोड हो जाओगे। इतनी चीज़ें जितना बता रहा हूँ ना उतना रट लो। 50 सवाल कहीं भी आते हैं तो 45 सवाल कहीं नहीं गए आपके, उतने सवाल तो आपके बनेंगे। एक सवाल अब आप लोग फिर डालोगे कि भैया नोट्स कहाँ मिलेगा,
तो मैं पहले बोला था मेरा काम है, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, नोट्स पूरी टीम बना रही, लगे हैं कई लोग बनाने में। तो यार अगर उन लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है अब उनका जो भी हो। अभी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है। हाँ, एक चीज़ और, इससे जितने भी सवाल आए हैं ना, मतलब इन लोग मेहनत में लगे हुए हैं, इनके जो भी सवाल आए हैं वो वेबसाइट में डाल देंगे। आप क्लास के बाद, अब हो सकता है कुछ दिन में वो चालू हो जाए, क्लास के बाद आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाइए, 20 25 30 सवाल जो भी आए हैं उनको अटेम्प्ट करिए। आप पढ़ लिए, फिर सवाल बना लिए, तो आपका ना वो रिवीजन हो जाएगा। मतलब इस क्लास को ऐसा रिवीजन क्लास लो, बढ़िया, आप नहीं भी पढ़े हो बढ़िया देखते जाओ, पढ़ते जाओ, वहाँ से सवाल लगाओ, वहाँ आपको पता लग जाएगा कि इतने सवाल सही, इतने गलत हैं, जो गलत हो रहे हैं उनको फिर से दोबारा पढ़ लो। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, वो चीज़ नोट कर लो। आपका पूरा छत्तीसगढ़ साथ साथ 2 ढाई महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप पहले भी पढ़े हो ना, तो भी बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए पढ़ लो, तो वो उससे आपको अच्छा लगेगा। इससे हम लोग पढ़ाते जाएंगे। अभी इन लोग 2 3 4 चैप्टर ही बनाए हैं, हो सकता है बनाते जाएं, उसके बाद अगर जैसा भी होगा वो ई बुक के फॉर्मेट में लॉन्च करें या कुछ और करें, या बुक के फॉर्मेट में ही लॉन्च करें। मतलब ये मिल तो जाएगा आपको, लेकिन अब पीडीएफ डालना ना डालना साथ साथ आप लोग नोट कर सकते हो, ये मैं बोल सकता हूँ। मैं उनके ऊपर बहुत दबाव नहीं डाल सकता। मतलब देखो, मैं बनाता तो मैं अपलोड कर देता, लेकिन कोई टीम बना रही जो लगी हुई है, जो बेरोजगार हैं, तो फिर उनको अपन दबाव नहीं डाल सकते ना कि तुम फ्री में डालो या ये करो। तो वो उनका विशेषाधिकार है, वो कैसा करना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है यार कि वो इसके लिए अलाउ कर दिए कि आप पढ़ा लो, तो वो भी बड़ी बात है ना, वो छोटी बात तो है नहीं। क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे। और अगर किसी को ऐसा है कि सीधा सीधा आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, अगर आपको नहीं लेना या कोई और दिक्कत है, तो जो भी है आगे अपन देखेंगे। तो वही पीडीएफ ने तो आप लोग कमेंट करते कि पीडीएफ डाल दो डाल दो, तो वो आगे जो ऐसा भी होगा वो आपको पता लग जाएगा, बता देंगे। आप लोग अभी तक देख रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और हम लोग करने वाले हैं मेंस के लिए कि सवाल डालेंगे, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, अगर नहीं जुड़ पाओगे ना तो भी आप लोग कोशिश करना, चैनल में तो है लिंक, तो उस चैनल से ज्वाइन हो जाना। उस लिंक में 1 2 सवाल रहेंगे, वो लिखते जाना रोज की रोज। देखो तैयारी ना साथ साथ करते चलो, ये छोड़ो मत। जैसे अभी आप वीडियो देख लिए, इससे रिलेटेड सवाल हल कर लो। अभी वेबसाइट में नहीं डलें, आपके पास किताब है उससे हल कर लो, फिर 1 2 सवाल लिख लो, उसके बाद ख़त्म हो गया यार, ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया। ऐसे ख़त्म करते चलते हैं साथ साथ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये समय जो है ना, जनरली इस समय पढ़ाई नहीं होती। जुलाई अगस्त सितंबर तक पढ़ाई किसी की नहीं होती। अगर आप साथ साथ भी पढ़ लिए ना हम लोग के, तो आप बाकी से बहुत आगे हो जाओगे। ये मान के थोड़ा सा अपना मोटिवेशन रखो और साथ साथ पढ़ते चलो। आप लोग अभी तक देख रहे, इतना प्यार दे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सलाह देते रहना यार, कोई और सलाह अच्छी चीज़ कर सकते हैं वो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।